हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी हम लोग कोर 1 का 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले थर्ड चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत के स्रोत। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर विदाउट एनी डिले। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के स्रोत। मतलब भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जानने के हमें कौन कौन से स्रोत मिलते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पूर्व के भारतीय इतिहास को जानने के लिए समकालीन स्रोत सीमित हैं, परंतु 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होने वाले इतिहास के स्रोत हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। सुविधापूर्वक प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए स्रोतों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पूर्व भारत के भारतीय इतिहास को जानने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हमें स्रोत उपलब्ध नहीं है, परंतु 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होने के बाद हमें बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में स्रोत मिलते हैं। तो दो भागों में बांटा गया स्रोतों को। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वे सभी स्रोत आते हैं जो ग्रंथों और लेखों के रूप में प्राप्त होते हैं, और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत वे सभी स्रोत आते हैं जो खोज या अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में हमें लेख मिलेंगे, ग्रंथ मिलेंगे, ये सभी मिलेंगे, और पुरातात्विक स्रोतों में हमें अवशेष मिलेंगे जो हमें खोज में प्राप्त होते हैं। तो पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमें अनेक स्रोत जैसे धार्मिक स्रोत, लौकिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण प्राप्त होते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में संहिताओं का प्रमुख स्थान है। संहिता 4 वेदों को कहा जाता है, वेदों को संहिता भी कहा जाता है, और ये 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, धर्मसूत्र, महाकाव्य, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ आदि भी प्राचीन भारत के उत्तम स्रोत हैं। ऋग्वेद से हमें पूर्व वैदिक काल की सभ्यता के बारे में पता चलता है, जबकि बाकी तीनों वेदों से हमें उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का पता चलता है। ब्राह्मण ग्रंथ से हमें उत्तर वैदिक काल में हुए आर्यों के विस्तार, उनके धार्मिक विश्वासों तथा कर्मकांडों की पद्धतियों के बारे में पता चलता है। उसके अतिरिक्त पुराणों से हमें ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के शासनकाल के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसे पीटक पुकारा गया है, ये 3 हैं: सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक। इन तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिपीटक पुकारा गया है। बाद में बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित जातक कथाओं का निर्माण हुआ, जिसकी संख्या 549 है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से हमें ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के सांस्कृतिक जीवन का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दशा का भी ज्ञान होता है। बौद्ध साहित्यों से हमें भारत के विदेशों से हुए सांस्कृतिक संबंधों के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीलंका में रचित महावंश और दीपवंश ग्रंथों ने भी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता दी है। अब नेक्स्ट है, हम साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं, तो उसी में हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म ग्रंथ। जैन ग्रंथों को आगम कहा गया है। बाद में उनका संकलन पूर्व नामक 14 ग्रंथों में किया गया है, और इसके पश्चात उनका संकलन अंग नामक 12 ग्रंथों में हुआ, जिनमें से एक खो चुका है, परंतु 11 अंग अभी भी प्राप्त हैं। उनके पश्चात विभिन्न जैन ग्रंथों का निर्माण हुआ, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में सफलता मिली है। परिशिष्ट पर्व नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना 12वीं सदी में की गई। नेक्स्ट है लौकिक साहित्यिक या गैर धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों या रचनाओं के अतिरिक्त लौकिक साहित्य और कई विशेष व्यक्तियों द्वारा लिखित पुस्तकें भी प्राचीन भारत के स्रोत रहे हैं। इन पुस्तकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शासनकालीन व्यवस्था इत्यादि के विवरण आसानी से मिल जाते हैं। इनमें से कुछ पुस्तकें कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, कल्हण की राजतरंगिणी, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट की हर्षचरित्र तथा कालिदास की मेघदूत, ऋतुसंहार इत्यादि है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल आदि भाषाओं में अनेक ग्रंथों में लिखे गए हैं, जो हमें किसी न किसी प्रकार से समकालीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक है।
लेकिन इसे साहित्यिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? इसी प्रकार से अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं जो हमें किसी न किसी प्रकार से मीन्स हम सभी को साहित्यिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें पुख्ता साक्ष्य मिलता है कि हाँ ये विवरण सही है, उसी को हम साहित्यिक स्रोत में इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे तो हमें छोटे बड़े बहुत सारे साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, लेकिन हम सभी को इंक्लूड नहीं करते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। तो भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए और उनके थ्रू हमें बहुत कुछ भारतीय इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी, चीनी, मुस्लिम लेख प्रमुख हैं। यूनानी लेखकों में स्काइलैक्स, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, जस्टिन, मैगस्थनीज, टॉलमी आदि प्रमुख है। परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूनानी व्यक्ति मैगस्थनीज था, जिससे सिकंदर महान के पूर्वी साम्राज्य के उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था, और जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। चीनी यात्रियों में फाहियान, जिसकी पुस्तक फो क्यूकी, वेनसांग, जिसकी पुस्तक सी क्यूकी, इत्सिंग प्रमुख है। इनके विवरण से भारत की तत्कालीन परिस्थितियों, मुख्यतः धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में ज्ञान उपलब्ध है। अरबी यात्रियों में सुलेमान, इशामी, ओतबी, अलबरूनी की रचना तहकीक-ए-हिंद आदि की विवरण प्रमुख हैं। तो साहित्यिक स्रोत इस प्रकार ख़त्म होता है। और सेकंड है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी कि जो हमें अवशेष के रूप में, खोज में हमें अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो इससे पहले कि मैं पुरातात्विक स्रोत को स्टार्ट करूं, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है। ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया है। तो क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट में लिखें, पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोतों ने प्राचीन भारत इतिहास की खोज में विशेष सहायता प्रदान की है, क्योंकि हमें खोज में बहुत कुछ प्राप्त होते हैं। जैसा कि पहले हमने पढ़ा नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, जिसमें हमने देखा कि बहुत कुछ हमें खोज में प्राप्त होते हैं, और प्राप्त चीज़ों से हमें उस काल के बारे में जानने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो इनके निम्नलिखित स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे अभिलेख। अभिलेख जिस समय और जिस देश के होते हैं, वे उस देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त कराने में अत्यधिक सहायता देते हैं। भारतीय अभिलेखों ने भी प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान को प्राप्त करने में विशेष सहायता प्रदान की है। ये अभिलेख मुख्यतः शिलालेख, कलाकृतियों, मूर्तियों और ताम्रपत्रों पर प्राप्त हुए हैं। अभिलेख सर्वाधिक राजाओं द्वारा उनके आदेश, कृति विवरण, विजय स्मारक और विभिन्न व्यक्तियों को दी गई भूमि अथवा अधिकारों की व्याख्या करने हेतु लिखे गए थे। इनमें अशोक के अभिलेख, जो ब्राह्मी अथवा खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है, इससे न केवल उस महान सम्राट के बारे में पता चलता है, बल्कि उस समय के भाषा और लिपि का भी ज्ञान मिलता है। सामान्य व्यक्तियों द्वारा लिखवाए गए अथवा निजी अभिलेख सर्वाधिक मंदिरों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। इनसे हमें मंदिरों के निर्माण और मूर्तियों के प्रतिष्ठान के समय का तथा स्थापत्य कला, मूर्ति कला तथा अनेक भाषाओं के बारे में भी पता चलता है। इस प्रकार विभिन्न अभिलेखों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को जानने की सहायता मिलती है। सातवाहन शासकों का संपूर्ण इतिहास उनके अभिलेखों पर आधारित है। इसी प्रकार दक्षिण भारत के पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और पांड्य राजवंशों के इतिहास को जानने में इनके अभिलेख बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे अभिलेख से हमें उस काल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें अभिलेखों से किस प्रकार उस काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हर प्रकार की जानकारियाँ मिलती है। इसमें बी है कला। भित्ति चित्र, स्तंभ, मूर्तियाँ, मंदिर, खिलौने, आभूषण आदि विभिन्न वस्तुएं कला के नमूनों के रूप में भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त की गई है, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध हुई है। मूर्तियों में सिंधु घाटी में मातृदेवी, कुषाण कला में गांधार मूर्तिकला शैली, मथुरा मूर्तिकला शैली आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी में प्राप्त हुए खिलौने और आभूषण, अशोक के स्तंभ, विभिन्न बौद्ध प्रतिमाओं के मंदिरों के भग्नावशेष, पूर्ण अथवा खंडित पत्थर, चित्रकला के रूप में अजंता एलोरा की गुफाएं आदि सभी भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सामग्री सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त स्मारक, भवन, मंदिर, मृदभांड और भग्नावशेषों में प्रमुख स्थान बौद्ध स्तूपों एवं हिंदू मंदिरों से भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन। भारत के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए मिट्टी के बर्तन भी इतिहास को जानने में मूल्यवान सामग्री रहे हैं। ये बर्तन न केवल कला की दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि इनकी मिट्टी की जांच करने से इनकी आयु का पता लगाकर इतिहास के समय को जानने में सहायता प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार और रंगों के ये बर्तन अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। डी है सिक्के। अब तक सबसे प्राचीन प्रमाणिक सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं वे आहत सिक्के कहलाते हैं। इन्हें विभिन्न श्रेणी के राज्य प्रशासक अपना चिन्ह अंकित कर चलाते थे, यानी कि सिक्का जो भी क्षेत्र में चलाया जाता था तो सिक्के जो राजा द्वारा चलाया जाता था उस पर उस राजा का चित्र अंकित होता था या फिर समय काल लिखा होता था, तो जिससे हम सिक्के से आसानी से उस काल के बारे में जान सकते हैं। अतः ये पंचमार्क भी कहलाते थे। ये मुख्यतः चांदी के थे। भारतीयों को सिक्के चलाने की प्रेरणा यूनानी और पार्थियन शासकों के सिक्कों से मिली और उन्होंने अपने सिक्कों पर अपनी अथवा अपने किसी देवता की आकृति या समय अंकित करना प्रारंभ किया। इससे गुप्त वंश के समय के तक के इतिहास को जानने में सहायता मिली है। सिक्कों का विभिन्न धातुओं में प्राप्त होना, धातुओं की मात्रा का निर्धारण आदि प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के लेखन में सहायता प्रदान करते हैं। विभिन्न सिक्कों से विभिन्न राजाओं के राज्यों की सीमाओं, उनकी धार्मिक मान्यताओं, राज्य की आर्थिक स्थिति आदि को जानने में सहायता मिली है। सिक्कों के अतिरिक्त सिंधु घाटी से प्राप्त सेल खड़ी मोहरें तथा पत्थर के मोहरों ने उस घाटी की सभ्यता को जानने में पर्याप्त सहायता प्रदान की है। तो सिंधु घाटी में हमें जो मोहरें मिली थी वो सेल खड़ी पत्थर पर खुदे हुए अभिलेख मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार से पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण भाषा में मैंने इसको लिखा है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही साधारण और सिंपल भाषा में आप एक बार खुद से रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को था नहीं। तो इसके बाद मैंने क्वेश्चन लिखे हैं कि इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला है प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। तो 2 भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या आते हैं? धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत, लौकिक स्रोत, जो भी है आप उसे देख लेंगे। तो प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। दूसरा है प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। ये अलग अलग हो गया। या फिर लॉन्ग आंसर राइटिंग में अगर आता है तो लॉन्ग आंसर राइटिंग में जो कि 15 और 20 दो मार्क्स का आ सकता है। तो प्राचीन भारत के कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो आपको उसमें पूरा लिखना होगा शुरू से एंड तक। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में, मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और चीज़ें समझ में आ रही हो। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।